एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध महासंघ के गठन से पहले सभी संस्थाएं संप्रभु नहीं थी। उनमें हमारा भारत भी था। राज्यों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं थे। इन स्थितियों के कारण भारतीय संघ ने उन विशेषताओं को ग्रहण किया जो अमेरिकी संघ से बिल्कुल अलग थी। केंद्रीय राज्य संबंध। केंद्रीय और राज्यों का संबंध विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय रहा है। जैसे कि हमने पहले देखा है, राज्यों की सुरक्षा की कोई उपाय नहीं थे। इस स्थिति से उभरने के लिए भारतीय संघ ने उन विशेषताओं को ग्रहण किया था जो अमेरिकी से काफ़ी अलग थी। भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ संघ को सौंपी जाती हैं, राज्यों को नहीं। हालांकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि कनाडा के संविधान में शक्तियों के वितरण की एक ही विधि है, जिसे संविधान की संघीय शक्ति को नष्ट करने के रूप में नहीं माना जा सकता। यद्यपि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का एक ही विभाजन है, भारतीय संविधान संघ को राज्यों के प्रशासन के साथ साथ कानून पर नियंत्रण रखने की शक्ति भी प्रदान करता है। किसी राज्य द्वारा विधान को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है जब राज्यपाल द्वारा अपने विचार के लिए आरक्षित किया जाता है। कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी कानून को अस्वीकृत कर सकता है यदि राज्यपाल उसे ऐसा करने का विचार देता है। राज्यपाल को संघ के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसकी इच्छा पर्यंत वह अपने पद पर रहता है। फिर भी यह विचार कनाडा के संविधान में पाया जाता है, अमेरिका के में नहीं। भारत का संविधान संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों और जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य के यह अधिकार नहीं देता है कि वह अपना संविधान बना सके। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ अपना संविधान है। संविधान के संशोधन पर विचार करते समय हम यह पाते हैं कि संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर राज्यों से भी परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के संशोधन की बात केंद्रीय संसद में एक विशेष बहुमत से पारित होने वाले विधेयक द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के मामले में जबकि संघ अविनाशी है, राज्य नहीं, केंद्रीय संसद के लिए राज्यों को पुनर्गठित करना या कानून की साधारण प्रक्रिया में बहुमत से बदलना आसान है। संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ राष्ट्रपति प्रभावित राज्यों के विधानसभाओं के विचारों से ही यह कार्य कर सकता है। जिस प्रकार केंद्रीय संसद द्वारा एक साधारण कानून निर्मित किया जाता है, वह राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से बड़ी संख्या में राज्यों का निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों की परिषद में राज्यों के प्रतिनिधित्व की कोई समानता नहीं है। इसलिए बड़े या अधिक आबादी वाले राज्यों के हितों से अतिरंजित होने वाले कम राज्यों के हितों के खिलाफ संघीय सुरक्षा हमारे संविधान के तहत अनुपस्थित है। केंद्र राज्य संबंध। भारत का संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन के साथ एक दोहरी विनम्रता प्रदान करता है। प्रत्येक को इसे आवंटित क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता है। भारतीय महासंघ स्वतंत्र इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं और भारतीय महासंघ की इकाइयां महासंघ को नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को 3 भागों में बांटा गया है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्यों का विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों से संबंधित है। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। भारत के क्षेत्र में उस समय के राज्य संघ और राज्य क्षेत्र और भारत के किसी अन्य क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है, जबकि राज्य विधायिका
किसी भी राज्य के हिस्से तक ही कानून बना सकती है। संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकती है। इस प्रकार संसद के कानून भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर दुनिया के किसी भी हिस्से में लागू हो सकते हैं। संसद द्वारा और राज्यों के विधायी द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी प्राधिकरण को 3 सूचियों में विभाजित करता है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 99 विषय शामिल हैं। केंद्रीय संसद को सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसमें महत्वपूर्ण विषय शामिल होते हैं: विदेशी मामले, रक्षा, सशस्त्र बल, संचार, पोस्ट, टेलीग्राम आदि। राज्य सूची में 61 विषय शामिल होते हैं जिन पर अकेले राज्य ही कानून बना सकता है। इनमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, स्थानीय सरकारें आदि शामिल हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं जिनमें आपराधिक और नागरिक प्रक्रिया, विवाह, तलाक, आर्थिक और विशेष नियोजन, ट्रेड यूनियन, बिजली, समाचार पत्र, किताबें, शिक्षा जैसे विषय शामिल हैं। संसद और राज्य दोनों विधानसभाएं कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। समवर्ती सूची में यदि किसी विषय पर संघ और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उस दौरान केंद्र का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। विधायी की अवशिष्ट शक्तियाँ। संविधान केंद्रीय संसद के साथ अवशिष्ट शक्तियाँ 3 सूचियों में से किसी भी जो कि तीनों सूचियों में शामिल नहीं हो, ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियों प्रदान की गई हैं। इन अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को दिया जाता है। हालांकि किसी भी संघर्ष के मामले में कि क्या मामला है, अवशिष्ट शक्तियों के तहत आता है या नहीं आता, यह निर्णय केंद्र के द्वारा किया जाता है। संसद की शक्ति राज्य की सूची में विधायी करने के लिए। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। वो विषय कौन से हैं? जैसे कि पहला है राष्ट्रीय हित। अनुच्छेद 249। यदि राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से कम और मतदान के साथ समर्थित एक प्रस्ताव द्वारा घोषित करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाना चाहिए, तो उस दौरान संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान। अनुच्छेद 250। संसद राज्य सूची में मिलित विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा यदि हो रही है तो उस दौरान संसद द्वारा बनाए गए कानून 6 महीने की अवधि के समाप्त होने के बाद काम करना बंद कर देंगे और इस अवधि के समाप्त होने से पहले किए जाने वालों कानूनों का सम्मान किया जाता है। तीसरी स्थिति है कि राज्यों के बीच समझौते के द्वारा। अनुच्छेद 252। यदि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का समस्याओं का समाधान करती है तो संसद राज्य के कानूनों पर कानून बना सकती है, क्योंकि राज्य की सूची में उन राज्यों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना आवश्यक होता है। चौथी स्थिति होती है संधियों को लागू करने के लिए। अनुच्छेद 253। संसद किसी भी अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए निर्णय के लिए भारत के क्षेत्र के या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह राज्य सूची में लिखित नहीं है। इसके अलावा पांचवी स्थिति है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के तहत। अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के दौरान राज्य की विधायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संसद को स्वीकृति दे सकती है, लेकिन संसद द्वारा राष्ट्रपति की उद्घोषणा के समाप्त होने के 6 महीने बाद संचालित होने वाले ऐसे सभी कानून समाप्त हो जाते हैं।
राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। संविधान निम्न तरीकों से केंद्र को राज्य की विधायिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति को उनके ऊपर वीटो प्राप्त होती है। राष्ट्रपति की यह वीटो शक्ति एक विशेष महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह कानूनों को कुछ समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। राज्य सूची में शामिल कुछ मामलों पर विधेयकों को राज्य सूची की विधायिका में राष्ट्रपति की पिछली मंजूरी के साथ ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राष्ट्रपति राज्यों के विधायकों द्वारा वित्तीय आपातकाल के दौरान उनके विचारों के लिए पारित किए गए धन बिलों और अन्य बिलों को आरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। संघ और राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार संघ और राज्य सूची के विषयों तक फैले हुए हैं। संविधान इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित धाराओं को परिभाषित करता है। सामान्य संबंधों के दौरान केंद्र राज्य संबंध। राज्य की कार्यकारी शक्तियों का संघ के कानूनों के अनुपालन में प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 256 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति संसद के बनाए हुए कानून और उस राज्य में लागू होने वाले किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ संघ की कार्यकारी शक्तियों के साथ हस्तक्षेप नहीं करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान किया गया है कि हर राज्य की कार्यकारी शक्ति को संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास को बाधित करने या पूर्वाग्रहित करने नहीं दिया जाएगा, और संघ की कार्यकारी शक्ति एक राज्य को ऐसे निर्देश देने का अधिकार देती है जो उस उद्देश्य के लिए भारत सरकार बनाती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को राज्य सूची में शामिल विषयों के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार के साधनों को बनाए रखना। संघ सरकार राष्ट्रीय और सैन्य महत्व के घोषित संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकती है। रेलवे का संरक्षण। संघ सरकार राज्यों को रेलवे की सुरक्षा के लिए उपायों के बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। राज्यों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण के लिए भी संघ सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए निर्देश देती है। शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है या नहीं, इस प्रकार के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं। संघ के कार्यों को राज्यों को सौंपना। भारत का राष्ट्रपति संघ सरकार के कुछ कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति को राज्य सरकारों की सहमति लेनी होती है, लेकिन संसद केंद्र सरकार को राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को इस तरह की सहमति के बावजूद अपना कार्य सौंपने के लिए अधिकृत कर सकती है। उच्च गणमान्य व्यक्तियों की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति और हटाने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका केंद्र सरकार की ही होती है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं आदि केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को स्थगित करने के लिए संघ का निर्णय अंतिम होता है। आपात स्थिति के दौरान केंद्र राज्य संबंध। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देशों को अनदेखी नहीं कर सकती हैं, नहीं अन्यथा राष्ट्रपति यह कहते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं कि प्रशासन को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, और इस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य की कार्यकारी शक्तियों के साथ किसी भी मामले से संबंधित कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देने की संघ को शक्ति प्राप्त है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान यदि संघ सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय स्वामित्व की कुछ नियमों का पालन करने और सभी मामलों में सेवा करने वाले व्यक्तियों को दिशा निर्देश दे सकती है, साथ ही उनके वेतन भत्तों को कम भी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि सभी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पूर्ण अलगाव के साथ कार्य नहीं कर सकते और उन्हें केंद्र के सहयोग से दिशा निर्देश के तहत काम करना पड़ता है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भारतीय संविधान में करों के वितरण के साथ साथ गैर कर राजस्व और उधार लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। संघ द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान के प्रावधान भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कर शक्तियों को निम्न अनुसार विभाजित कर सकता है। संसद के पास संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की विशेष शक्ति होती है। राज्य विधायिका के पास राज्य सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने की शक्ति होती है और दोनों को ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। कर राजस्व का वितरण संघ द्वारा एकत्रित कर्तव्य जो कि राज्यों द्वारा एकत्रित, विनियोजित, विनियमित आदि होते हैं, उन बिलों पर स्टाम्प शुल्क, शराब शुल्क, चिकित्सा, शौचालय की तैयारी पर उत्पाद शुल्क, ये सभी कर भारत के समेकित कोष का हिस्सा नहीं है, लेकिन केवल उसी राज्य को सौंपे जाते हैं। सेवा कर केंद्र द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों द्वारा एकत्रित और विनियोजित होते हैं। करों को संघ द्वारा एकत्रित के रूप में अच्छी तरह से इकट्ठा किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंपा नहीं जाता। संघ और राज्यों के बीच वितरित और संघ द्वारा वितरित एकत्रित कर कुछ करों को संघ द्वारा एकत्र किया जाता है, लेकिन उनकी आय संघ और राज्यों के बीच एक निश्चित अनुपात में विभाजित की जाती है। संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार संसद किसी भी समय संघ के उद्देश्यों के लिए अधिभार उन लेखों में निर्दिष्ट करों में से किसी को भी बढ़ा सकती है और ऐसे किसी भी अधिभार के संपूर्ण कार्यभार का हिस्सा बन सकती है। अनुदान सहायता केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अलावा संविधान केंद्रीय संसाधनों से राज्यों को अनुदान की सहायता भी प्रदान करती है। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, वैधानिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान। वैधानिक अनुदान वे अनुदान होते हैं जिन्हें संसद द्वारा ऐसे राज्यों को दिए जाते हैं जिन राज्यों को सहायता की आवश्यकता होती है। अलग अलग राज्यों को अलग अलग प्रकार की राशि दी जाती है। किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, तो किसी में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए ये अनुदान दिए जाते हैं। विवेकाधीन अनुदान वे अनुदान जो केंद्र योजना आयोग की सिफारिश पर राज्यों को कुछ अनुदान प्रदान करती है, जो केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करते हैं। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर आपातकाल का प्रभाव राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आदेश द्वारा राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के संबंध में सभी प्रावधान निलंबित हैं। हालांकि इस तरह के निलंबन को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं जाना चाहिए जिसमें उद्घोषणा काम करना बंद कर देती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों को दिशा निर्देश दे सकता है। दिशा निर्देश के रूप में वित्तीय स्वामित्व के ऐसे मामलों को निरीक्षण करना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सभी लोगों के वेतन और भत्ते कम करने के लिए राष्ट्रपति को सभी धन और वित्तीय विधेयकों पर विचार करने के लिए भी विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।
वित्त आयोग। हालांकि संविधान ने राजस्व के हर संभव स्रोत को संघ और राज्यों को आवंटित करने का प्रयास किया है, लेकिन यह आवंटन काफ़ी व्यापक है। संघ और राज्य सरकारों के बीच राजस्व के कुछ स्रोतों के आवंटन के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की स्थापना के लिए अधिकृत हैं और संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के बारे में सिफारिश करने के लिए हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा यह कार्य किया जाता है। संविधान वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अन्य 4 सदस्यों को निम्न रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त और खातों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय मामलों और प्रशासन में कार्यों में अनुभव रखने वाला व्यक्ति, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। इनके सभी कोई कार्य होते हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्न कार्य करने की सिफारिश करता है। संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय और उनके बीच विभाजित करने वाली ऐसी आय से संबंधित कार्यों को बांटना। वे सिद्धांत जो भारत के समेकित कोष से राज्यों के राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करना चाहिए। राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य में निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय, साथ ही वित्त का वितरण। अंत में हम यही कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आयोग को कुछ अन्य मामले भी दिए गए हैं, जैसे कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद के मूल तत्वों का गठन करते हैं। भारत के नागरिकों की भलाई और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहयोग करते हैं। पर्यावरण संरक्षण, आतंक पर नियंत्रण, परिवार नियंत्रण, सामाजिक आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक साथ काम करना। भारतीय संविधान का उद्देश्य राज्य सरकारों को राज्य बनाए रखने की शक्ति देते हुए राष्ट्रीय एकता को समेटना है। यह सच है कि संघ को राज्य सरकारों की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन यह सवाल और गुणवत्ता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी महासंघों की सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद हैं। इसे अर्धसंघीय माना जाता है। इस प्रकार यह सुरक्षित रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान मुख्य रूप से प्रकृति में संघीय है, लेकिन इसमें अद्वितीय विशेषताएं हैं जो इसे आवश्यकता के समय एकात्मक बना देती हैं। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।